नमस्कार, एबीसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है देवरिया से। पहले हम आपको बताते हैं, देवरिया से नीतीश दुबे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मतदान के दौरान नीतीश दुबे के अचेत होने की खबर आई है और उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देवरिया के बूथ संख्या 212 पर मतदान कर्मी बेहोश हो गए और हीट वेव का शिकार बताया जा रहा है कि उन्हें लू लग गई और लू इतनी तेज़ लगी कि वो वहीं पर अचेत होकर के गिर गए और उन्हें माने नीतीश दुबे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देवरिया के बूथ संख्या 212 पर जो है ये मामला हुआ है, जहाँ पर मतदान कर्मी जो है बुरी तरीके से जो है लू से परेशान हुए और परेशान होने के बाद जो है वहीं पर वो गिर गए और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। इस बड़ी खबर ये नीतीश दुबे को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मतदान कर्मी है देवरिया में और लू लगने से वो बेहोश हो गए थे। हम लगातार आपको चुनाव से जुड़ी हुई खबरें बता रहे हैं और जो ये बूथ संख्या है 212 वो रामपुर कारखाना है, वहाँ पर उसकी बूथ संख्या है, जिसमें लू लगने से एक मतदान कर्मी जिसका नाम नीतीश है वो बेहोश होकर के गिर गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहा यह जा रहा है कि अभी उसके स्वास्थ्य में कोई विशेष सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। लू लगने से मतदान कर्मी देवरिया में जो है बेहोश हो गया। एक खबर और आ रही है सोनभद्र से। रावर्सगंज जो है, जो क्षेत्र है, वहाँ पर मतदान 2 घंटे पहले ही ख़त्म हो गया। रावर्सगंज में 2 विधानसभा में खत्म हुआ मतदान। चूँकि ये दोनों विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित हैं, रावर्सगंज और दुद्दी, जहाँ पर जो है नक्सल प्रभावित होने के कारण 2 घंटे पहले वोटिंग खत्म कर दी गई है और वहाँ पर मतदान की सारी प्रक्रिया समाप्त हो गई है। रावर्सगंज जो सीट है उसमें 2 विधानसभा क्षेत्र रावर्सगंज और दुद्दी में वोटिंग खत्म हो गई है। उसका कारण है कि ये दोनों ही क्षेत्र नक्सल प्रभावित हैं और प्रशासन ने सतर्कता की दृष्टि से 2 घंटे पहले मतदान को खत्म करा दिया है। ये सोनभद्र की खबर है। 2 घंटे पहले लगभग माना ये जा रहा है कि 4 बजे मतदान को खत्म कराया गया, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और कोई अप्रिय घटना न हो, इन तमाम आशंकाओं को लेकर के जो है वोटिंग खत्म कराई गई है। ये प्रशासन ने अपनी सतर्कता से किया है। चार है, 4। चुनावी रण जारी है। हाँ, बस कुछ घंटों का। लोकसभा चुनाव 2024 का आखिरी चरण और आखिरी समय चल रहा है और इस बार का चुनाव
अपने ढंग का अजब और गजब का रहा है, जिसमें फाइट भी रही है, आरोप प्रत्यारोप भी रहे हैं, और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कोई कोर कसर भी नहीं रखी गई। तमाम शिकायतें चुनाव आयोग के पास पहुंच गई, नेता बेलगाम हो गए। लेकिन इस चुनाव से क्या मिलेगा, ये चुनाव हमें क्या देगा? सच बात तो ये है कि चुनाव कुछ दे या न दे, लेकिन इस चुनाव ने ये सिद्ध कर दिया है, हमारी जो विरासत है, हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा जो भाईचारा है, वो निश्चित रूप से मजबूत है और मजबूत रहेगा। इस चुनाव ने इन तमाम बातों को दरकिनारे करके और अपने लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इस चुनाव की क्या खूबियां रही हैं, और इन खूबियों को बताने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल। हम आपको परिचय करा दें, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं राम नरेश यादव, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम नरेश यादव वरिष्ठ पत्रकार हैं। दूसरे वरिष्ठ पत्रकार हैं विजय दुबे जी, और तीसरे वरिष्ठ पत्रकार हैं त्रिपुरेश्वर त्रिपाठी जी, और चौथे वरिष्ठ पत्रकार हैं सलाम खान। मैं आप सभी लोग मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ हैं, आपके पत्रकारिता के अनुभव का भी लाभ उठाएंगे। सबसे पहले अभी अभी इंडी गठबंधन की बैठक खत्म हुई और उसके मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए दावा कर दिया, इंडिया गठबंधन 295 प्लस सीटें ला रहा है। और ये उन्होंने इसलिए कहा कि अब से कुछ देर बाद एग्जिट पोल आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 295 प्लस हमारी सीटें आ रही हैं, ये जनता का सर्वे है, जनता का। बाकी तो उन्होंने इशारा किया कि सरकारी सर्वे होंगे, मैनेजमेंट वाले सर्वे होंगे, लेकिन हमारा सर्वे सही है 295। और इसके साथ में उन्होंने अपने नेताओं से कहा कि जरा जब तक सर्टिफिकेट ना आ जाए तब तक सतर्क रहिएगा। और इस बैठक में जो दिग्गज नेता थे वो सब शामिल हुए। अगर एक दो लोग नहीं शामिल हो पाए, जैसे ममता बनर्जी, तो उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेज दिया। स्टालिन नहीं शामिल हो पाए तो उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेज दिया। सबसे पहले खड़गे का दावा 295 प्लस। राम नरेश यादव जी क्या कहेंगे उनके दावे पर? खड़गे जी का जो दावा आया है उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए सर, सभी लोगों के अपने अपने दावे हैं और सभी लोग दावे कर रहे हैं। जो एक लहर थी 2014 और 2019 में, तो वो लहर तो फिलहाल उतनी नजर नहीं आई है, खासतौर पे हमारे बुंदेलखंड में, जहां एक समय पूरी लोकसभा की सीटें अगर देखी जाए तो बीजेपी को मिलती थी, और विधानसभा की सीटें जितनी भी थी बुंदेलखंड की, 7 जनपद की, वो टोटल बीजेपी के खाते में जाती थी। इस बार भी काल्पी सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो जो विधानसभा 2022 में हुआ था वो बीजेपी को सारी सीटें मिली थी, लेकिन 2000 जो काल्पी के विधायक थे वो भी हमारे बीजेपी में चले गए, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से विधायक थे। तो खड़गे जी कहीं ना कहीं जो दावा कर रहे हैं, जो लोगों की भीड़ देखी है, जो बूथों पे हम लोगों ने इस बार का नजरिया देखा है, तो भले 295 सीट ना आए, लेकिन इस बार अगर देखा जाए जो इंडिया गठबंधन है उनका तो इतना कमजोर भी नजर नहीं आ रहा है कि वो एनडीए को अच्छी फाइट ना दे रहा हो। जो बीजेपी के जैसे हमारे बुंदेलखंड में जो प्रत्याशी हैं तो उनको रिपीट किया गया वो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने एक शब्द कहा कि 2014 और 2019 जैसा ये चुनाव नहीं था। क्यों नहीं था?
क्या कमी थी ऐसी? और मोदी जी वही, उनकी योजनाएं वही, उनके विचार वही, कौन सा ऐसा कारण आपको दिखा इस चुनाव में कि वैसी स्थिति नहीं थी? क्या कहेंगे? देखिए मोदी जी की योजनाएं भले वही थी, लेकिन मोदी जी की जो योजना है वो धरातल पे नहीं दिखी योजनाएं। जो एक कांग्रेस जो कॉन्सेप्ट लाई थी मनरेगा मजदूरी का, तो मनरेगा मजदूरी का जो पेमेंट बढ़ाया गया तो वो 213 रुपए है। आप यथार्थ में बात करिए अगर, तो देखा जाए 213 रुपए में कौन मजदूर ऐसा है जो जाके मजदूरी कर लेगा। और उसमें भी मजदूर की 2 बार फोटोग्राफ करनी है, वो उनकी वेबसाइट पे चढ़नी है, लाइव फोटो खींचेगी। तो लोग एक संकोच करते हैं, लोगों का कहना है कि हम एक फोटो मतलब 213 रुपए लेंगे, उसके बाद जाके फोटो खिंचाएंगे, वो वेबसाइट पे चढ़ेगी फोटो, जो पूरा देश देख सकता है हमारी फोटो को जाके। तो इससे अच्छा हम जाके प्राइवेट अगर मजदूरी करेंगे तो 400 450 रुपए मिलेगा। तो मनरेगा जो मजदूरी की जो एक कॉन्सेप्ट था मनरेगा का, जितना भी इनकी स्कीम चलती है, वो पिछले 1 साल से पूरे किसी भी ग्राम पंचायत में आप निरीक्षण करवा लो, आप अपने चैनल के माध्यम से सर्वे करा लो, हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, तो आपके भी रिपोर्टर है वो भी जाके देख ले, कहीं मनरेगा मजदूरी इतनी मैंने आपके हिसाब से मनरेगा एक ऐसा मुद्दा बना जिसके कारण 2014-2019 जैसी लड़ाई नहीं दिखाई दी। ठीक बात है। विजय दुबे जी, खड़गे के दावे पर कितना दम है और उनके दावे में कितनी जो है आपको रोशनी दिखाई दे रही है? हाँ विजय दुबे जी, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो खड़गे ने ये दावा किया है कि 295 प्लस इंडी गठबंधन की सीटें आने जा रही हैं, आपको इस दावे में कितना दम दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, आपका सवाल आ गया मेरे पास जी। ऐसा है, देखिए इस बार का जो चुनाव है वो चूंकि अपोजिशन यूनाइट एक इंडिया ब्लॉक के नाम पे लड़ रहा है, इसलिए अधिकतर स्टेट्स में, जो कि चाहे साउथ की बात कर ली जाए, 4 स्टेट कांग्रेस रूल है, कांग्रेस कर्नाटका में है, तेलंगाना या जो हिमाचल है उसमें उसकी फुल फेज गवर्नमेंट है, ठीक है। दूसरी बात है वो कई जगह कोalition में है। तो कांग्रेस का ये एक जो पोजीशन है कि भाई हम उन स्टेट्स में अपनी जो पिछली हमारी जितनी सीटें हमने जीती थी या जो अभी की स्थितियां हैं, अभी देखिए कई स्टेट्स ऐसा है जहां बीजेपी का एनडीए को अपोजिशन से बहुत टफ फाइट मिली है। जैसे अगर मैं कहूं कि बिहार की स्थिति जो वर्तमान में बनी हुई है, चाहे महाराष्ट्र की जो पोजीशन बनी हुई है, उन स्टेट्स में 1-to-1 फाइट के कारण से अपोजिशन का वहां जो वो डिवीजन, या उत्तर प्रदेश की भी मैं बात करूं जहां आप बैठे हुए हैं, वहां भी स्थिति है कि आज की डेट में 1-to-1 फाइट की पोजीशन है। मतलब एक भारतीय जनता पार्टी एनडीए का अगर प्रत्याशी है तो कांग्रेस और सपा अलायंस का भी एक प्रत्याशी मात्र बन रहा है वहां पे। बीएसपी ने अपना एक प्रत्याशी बहुत लेट लतीफ खड़ा किया, जिसको कि देरी होने के कारण से काम करने का या अपने वोटर्स को लुभाने का उतना समय नहीं मिला। ये एक थोड़ा सा खामियाजा रहेगा जो कि शायद डिवीजन का कारण बन जाता। लेकिन इस बार की जो स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में भी वो बदली हुई नजर आ रही हैं। उसका कारण ये है कि 1-to-1 फाइट में बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं जहां की मेजॉरिटी में अपोजिशन एमवाई का कैलकुलेशन कह लीजिए या अपोजिशन तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं दुबे जी, ठीक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आपने, यूपी की चर्चा की। यूपी में जब आए थे तो मिशन 80 को लेकर आए थे, आज की स्थिति में आपका आकलन क्या है? देखिए ऐसा है, ये 80 और 400 वाले दावे जो हैं ये राजनीतिक दावे हैं। अगर राजनीतिक नजरिए से देखिए, जब हर वो पॉलिटिशियन ये क्लेम करता है कि सारा तो मेरा ही है, दूसरे वाले तो सब साफ हो जा रहे हैं, तो ये पोजीशन जो है, ये दावा बहुत पहले ही जो है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कर दिया। 2 कारण है उसके पीछे भी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने दावा जो है केवल जीतने के लिहाज से या किसी कैलकुलेशन के तहत किया। ये पूर्णतः राजनीतिक बातचीत है जिसमें हम अपनी स्थिति को बेहतर बताएं और सामने वाले को कमजोर बताएं, जिससे कि जो मतदाता हैं
वो ये मान के चलने के साथ सामने वाला जो है 100% जीत रहा है। अच्छा, मुझे आज पूरा उत्तर प्रदेश के चुनावों का इतिहास उठा लीजिए, मुझे ये बताइए क्या कोई पार्टी आज तक 80 से 80 या जब और सीटें कम हुआ करती थी, क्या 100% सीटें किसी के पक्ष में गई हैं? हाँ, क्या इतिहास ऐसा बताता है? 77 में और 79 में ये सब हो चुका है, 2 बार ऐसा हुआ। मेरा सवाल केवल सीधे है कि आपको क्या लगता है कि 80, ठीक बात आप कह रहे हैं कि राजनीतिक बात है, तो जो 80 है, तो जैसे कि 2019 में 62 सीटें मिली थी, क्या आपको लगता है उससे कम या उससे ज्यादा? नहीं, मुझे जो परिस्थितियां या जो लोगों में नाराजगी दिख रही है, बजट आज जो है 7वें चरण का चुनाव अभी चल रहा है। अभी मतदान जो है जिन जगहों पे होना है वो हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जो 13 सीटें हैं, आज जो परसेंटेज अभी तक नजर आ रही है वो 2019 से कम मतदान लगातार हो रहे हैं, चाहे वो किसी चरण का मतदान दिखा लीजिए। क्या कारण है भाई, ऐसा क्यों हो गया लोगों में? क्या मोदी जी का वो करिश्मा काम नहीं कर रहा है जो लोगों को ये बुलाता था साहब की जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए, आम आदमी जो है वो बाहर आए और वोट कास्ट करे अपना? जो वोटिंग 12 बजे के पहले हुई थी उसमें जो परसेंटेज ऐड होनी चाहिए थी 48% एवरेज अगर मैं मान लो, तो बाद में वो परसेंटेज उस तरह से 3 बजे के बाद तक का जो रुझान था वो नहीं हुई है। ठीक बात, बहुत अच्छी। त्रिपेश्वर जी, तो आप खड़गे के दावे को किस रूप में देखते हैं? आपका क्या आकलन है? जी हाँ त्रिपेश्वर जी बताइए। दूसरी चीज सर ये कि जो आपने है जी, तो ये हमारे अखाड़े लड़ते हैं। हाँ। तो दोनों से पहले आप बीजेपी मानते हैं। आपकी आवाज त्रिपेश्वर जी, आपकी आवाज जरा थोड़ा गड़बड़ आ रही है। आपका थोड़ा सा, मैं अभी आपको रोकता हूँ, चेक कराता हूँ। इस बीच में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार कमल खान जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, हम आपसे पूछना चाहता हूँ कि कृपया बताएं, खड़गे का जो दावा भी हुआ है, आखिर ऐसा क्या हो गया जो पार्टी 400 पार के दायरे से चली थी, आज उसके सामने बहुमत का संकट आ जाए? ऐसा अगर जो इंडी गठबंधन का दावा है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले देखिए, आप सभी लोगों को नमस्कार जी। आवाज आ रही मेरी? हाँ बिल्कुल आ रहा है, बोलिए। खड़गे जी ने जो भी दावा किया है जी, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोजेक्टेड स्कोर रहा है कि हम 400 पार करें जी। 400 पार करना, उसके पीछे की मंशा ये सर्वविदित है। और ऐसे में जो इन्होंने दावा किया है कि हम इतनी सीटें लेके आएंगे, उस पर खड़गे जी का जो दावा है वो यूं है कि इन्होंने आज के वर्तमान परिवेश में जो मेन मुद्दा था जनता जी, नौकरी, सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी, रोजगार, इसको उन्होंने पिक किया। और मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा एडवांटेज आज गठबंधन को मिल रहा है। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि पूर्ण रूप से सरकार ये बना लेंगे, किंतु पिछली जो कांग्रेस की और गठबंधन की, ये उससे ऊपर उठ के निश्चित रूप से आएंगे और ऐसा दिख रहा है जी। ठीक बात। त्रिपाठी जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप बताइए कि मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा था जी। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और मैं जो आपके सवाल थे मेरे थे कि खड़गे साहब के जो अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसमें कितना दम है जी। वर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 2 पहलवान किसी भी एक अखाड़े में उतरते हैं जी, और जब तक कुश्ती चलती है और फाइनल रिजल्ट में एक पहलवान पस्त नहीं हो जाता, तब तक दूसरा पहलवान ये कहता रहता है कि जीतूंगा तो मैं ही जी। और हर एक राजनीतिक पार्टी जब चुनाव क्षेत्र में उतरती है तो वो जीत का सपना लेके उतरती है, चाहे वो छोटे से छोटा दल ही और निर्दल प्रत्याशी ही क्यों न हो जी। तो सबके अपने अपने दावे हैं। जनता ने अपना फैसला ले लिया है और वो फैसला जो है वो बैलेट बॉक्स में, ईवीएम में बंद हो चुका है, जो 4 तारीख को सार्वजनिक हो जाएगा। रही बात क्षेत्र के मूल्यांकन की और क्षेत्र की गतिविधियों की, जो गणना हम लोगों ने की, उस गणना के आधार पर जो तथ्य निकल के सामने आते हैं वो कुछ इस प्रकार से। भारतीय जनता पार्टी
एनडीए गठबंधन सिर्फ एक और एक चेहरे का बनके रह गया। 2014 में जब स्टार्ट हुआ चुनाव, तो 2014 में जो लहर आई और एक नारा आया हर हर मोदी घर घर मोदी, वो गुजरात मॉडल को देख करके भारत के विकास की परिकल्पना हेतु यह नारा सभी ने दिया। बहुत काम हुए, कुछ विकास हुआ, कुछ बदलाव हुआ, और 2019 में वो आधी तूफान में तब्दील हो गई, बहुमत से ये आए। लेकिन जो इस बार का चुनाव रहा 2024 का, उसमें दो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट काम किए। पहला फैक्टर जो था वो था सिर्फ मोदी जी का चेहरा ही जनता के लिए काफी नहीं। उनके ऐसे बहुत सारे क्षेत्र विधायक और सांसद ऐसे हैं जो व्यक्तिगत उनके नाम पे जीते हैं, क्षेत्र में कभी वो गए नहीं, क्षेत्र की समस्याओं का उन्होंने हल नहीं निकाला। अगर आप पास नजर डालें तो आज बहुत सारे गांवों में, आज बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया कि हम वोट ही नहीं देने जाएंगे। किन्हीं क्षेत्रों में बिजली की समस्या रही, किन्हीं क्षेत्रों में सड़कों की समस्या रही, किन्हीं क्षेत्रों में उनके निजी सांसद रहे वो कभी क्षेत्र में गए नहीं। ये तमाम फैक्टर काम किए। दूसरा फैक्टर जो इस चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट रहा वो रहा गर्मी का। गर्मी ने जिस हिसाब से लोगों को परेशान किया, वोटिंग फैक्टर पे लोग 10 बजे के बाद घर से निकलना नहीं चाहते थे। इस फैक्टर में एक छोटा सा फैक्टर ये भी किया काम कि जो एक वर्ग था, जिस वर्ग को राम मंदिर के लिए जिसने मोदी को वोट दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा का जो मूल आधार रहा वो राम मंदिर रहा, तो जो राम मंदिर बन गया तो वहां से वो मुद्दा जो है थोड़ा सा खिसक गया और लोगों ने कहा कि साहब राम मंदिर बन गया, अब तो हमें आपकी आवश्यकता नहीं, हम वोट देने क्यों जाए और जीतेंगे तो आप। तो एक वर्ग ऐसा रहा जो वोट देने गर्मी में निकलने से बचता रहा। ठीक बात। दूसरा एक और सबसे बड़ा फैक्टर है जो है युवाओं में। कुछ तो पोलिंग बूथ पे जो है वो मैंने देखा, जहां क्षेत्रों में मैंने भ्रमण किया, लोगों के साथ बात की, तो लगभग बीएलओ वगैरह इन लोगों के लेन देन से चुनाव में बहुत लोगों के नाम कट गए। तो पोलिंग स्टेशन पे गए, पता चला धूप में जा भी रहे और उनके पर्ची पे नाम नहीं निकल रहा, तो लोगों ने कहा कि साहब जाना बेकार है। वो भी एक फैक्टर रहा। अब कुल मिला जुला के जो डब्बा खुलेगा जादू का, या अलादीन का जो चिराग घिसा जाएगा, वो घिसा जाएगा 4 तारीख को। और किसमें है कितना दम, ये 4 तारीख को पूरी तरह से निष्पक्ष होकर जनता के सामने आ जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। राम नरेश जी, ये बताइए कि जो त्रिपाठी जी हैं उन्होंने कहा कि जो चुनाव है मोदी के इर्द गिर्द रहा, नंबर 1, और हमारे कलाम साहब ने कहा कि नौकरी एक बड़ा मुद्दा रहा। क्या आपको लगा कि इस चुनाव में कोई मुद्दा चला, और अगर वो मुद्दा चला तो कौन सा मुद्दा चला, आप बताइए जरा हमको। और या फिर इस चुनाव की, जैसे भी त्रिपेश त्रिपाठी जी बता रहे थे कि लोग आए नहीं, गर्मी थी और मुद्दे थे, ये सब था, तो ऐसी आपको इस चुनाव में क्या बड़ी बात भी दिख गई जिसे आप नरेट करना चाहेंगे? त्रिपाठी जी की बात से पूरा सहमत है, और त्रिपाठी जी की जो गर्मी वाली बात है उसको हम आगे जोड़ते हुए बताते हैं जी। हमारे बुंदेलखंड में इलेक्शन था 5वें चरण की 20 तारीख को वोटिंग पड़नी थी। तो वोटिंग से पहले लगभग जैसे ही चौथे चरण का इलेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद बिजली कटौती स्टार्ट हुई। कुछ मोहल्ले ऐसे थे जिसमें 30 घंटे बाद बिजली आई। जिस दिन वोटिंग होनी थी उस दिन तो 24 घंटे लाइट आई, लेकिन उसके एक दिन पहले 12 घंटे, किसी में 15 घंटे, किसी में 6 घंटे, किसी में 8 घंटे अगर ऐसी कटौती होगी, और भीषण गर्मी थी। अगर 46 के आसपास टेम्परेचर था, जिसमें आपके हिसाब से जो ये गर्मी है ये बड़ा मुद्दा रहा है। ठीक, मैं लेकिन मुझे जानना है, मैं भी जरा रोक रहा हूँ क्योंकि 5 बजे का परसेंटेज आ गया, जरा वो भी हम आपको बता दें, फिर हम आपसे चर्चा ये करेंगे कि आखिर इस चुनाव में क्या मुद्दा रहा, सत्ता क्या करती रही और विपक्ष क्या करता रहा। तो बांसगांव में 50.06% वोटिंग हुई है। ये है 5 बजे तक की। 5 बजे तक की वोटिंग का प्रतिशत हम आपको दिखा रहे हैं। चंदौली में 58.17 जो है फीसदी वोटिंग हुई है। ये 13 सीटों की वोटिंग का हम परसेंटेज बता रहे हैं 5 बजे तक। 5 बजे तक उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर 54% वोटिंग हुई है। 54% वोटिंग हुई है। वाराणसी में 5 बजे तक 54.58% वोटिंग हुई है वाराणसी में, और गोरखपुर में 52.53% वोटिंग हुई है गोरखपुर में। बलिया
50.56% वोटिंग हुई है बलिया में, और बांसगांव में 50.06% वोटिंग हुई है। हम आपको लगातार बता रहे हैं। और चंदौली में 58.19% वोटिंग हुई है। देवरिया में 54.13% वोटिंग हुई है। लगातार हम आपको बता रहे हैं गाजीपुर में 53.53% वोटिंग हुई है। घोसी में 53.19% वोटिंग हुई है। ये हम आपको 5 बजे तक के आंकड़े बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश कुशीनगर 56.04% वोटिंग हुई है कुशीनगर में, और महाराजगंज में 58.66% वोटिंग हुई है। ये है महाराजगंज का आंकड़ा। मिर्ज़ापुर में 55.83% वोटिंग हुई है, और रावट्सगंज में 54.25% वोटिंग हुई है। ये है उत्तर प्रदेश। मैंने उत्तर प्रदेश में 54%, सलेमपुर में 50.21% मतदान हुआ है। ये लोकसभा के आखिरी। अब फिर चर्चा में आ रहे थे, तो अगर ये जो प्रतिशत आया है 54 कुल मिलाकर के, क्या आप कमेंट करेंगे विजय दुबे जी इस पर? चलिए अनम्यूट कर लीजिए, आपका नहीं आ रहा। चलिए फिर बात करते हैं। रामदेव, आप विजय जी आपकी आवाज़ आ रही, बताइए ये जो प्रतिशत 54 आया है, अभी चर्चा कर रहे थे रामनरेश यादव जी की किस तरीके की भीषण गर्मी रही है, क्या है, और अभी कुछ मतदान जो है कर्मी अचेत भी हो गए, कुछ की दुर्भाग्यपूर्ण जो है मौत भी हो गई है। क्या कहना है आपका? देखिए, कई जगह आज की जो वोटिंग है उसमें कई क्षेत्रों में ये घटनाएं हुई हैं। केवल मतदान कर्मी ही नहीं हुआ है, कई मतदाताओं की भी मौतें हुई हैं। बलिया, गाजीपुर से भी ये खबरें हैं। दूसरी बात है कि जो हीट वेव है, जो लू चल रही है, लू का एक असर है। और लू जो है, अभी जो हमारा पिछले सालों का जो तापमान रहा है इस जून और मई के लास्ट और फर्स्ट वीक, आप कह सकते हैं जून चुकी आज हो रहा है, तो ये टेम्परेचर इतना नहीं रहा है पहले से। इस बार ये टेम्परेचर सूट अप हुआ है। और हम जो है, क्योंकि एक हमारा एक बॉडी स्ट्रक्चर है अपना, कि हम इस टेम्परेचर तक तो आसानी से बियर कर लिया, अधिक टेम्परेचर होने पर हमारी क्षमता जो है वो कर लेते हैं। तो ये बेहोश होने की बातें हैं, और मौतें भी हुई हैं। इवन मतदाताओं को अस्पताल में उठाकर ले जाया गया है। ये घटना दो जगहों पे मैंने ठीक। मैं एक खाली बात आप तीनों लोगों से जानना चाहता हूं, क्या इस चुनाव में कोई मुद्दा चला, और चला तो क्या चला? मैं सबसे पहले रामनरेश जी पूछ रहा हूं आपसे, बहुत स्पष्ट बात, क्या मुद्दा चला? हमारे यहाँ क्या है, सबसे ज्यादा पलायन होता है। बुंदेलखंड में इतनी गरीबी है कि लोग जो मेट्रो सिटी है वहां पर जॉब करने के लिए जाते हैं, खासतौर पे अहमदाबाद और गुजरात की तरफ अपना रुख करते हैं। इसके अलावा लोग साउथ में भी चले जाते हैं। नहीं, ये तो आपने एक मिनट, ये आप स्थानीय बात, मैं कह रहा हूँ जो चुनाव में, हाँ वो बताइए। तो सर, अब जब जहाँ लोगों को रुपए की कमी होगी, तो जब राहुल गांधी की रैली हुई, वहां का एक खटाखट वाला आया कॉन्सेप्ट, उससे लोग बहुत प्रभावित हुए यहाँ। तो जो व्यक्ति लगभग 500 रुपए के राशन के लिए, जो गांव वाले लंबी लंबी कतारों में खड़े हो जाते हैं और दिन भर राशन के कोटे पे खड़े रहते हैं और राशन लेके आते हैं, उनके लिए 8,500 रुपए महीने का, जो उन्होंने कहा कि हर 5 तारीख को खटाखट मिलेगा। और इसके बाद जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं अपनी उनको मैंने आपके हिसाब से, एक मिनट, कांग्रेस ने जो 1 लाख रुपए देने की बात कही है और जो 8,500 वाली जो बात कही है, उसका प्रभाव आपको इसमें दिखाई दिया निश्चित रूप से। विजय दुबे जी, आपके हिसाब से क्या मुद्दा चला इस बार? देखिए वर्मा जी, ऐसा है, जो नारा अभी जिसका आप बात कर रहे हैं 400 पार वाला, ठीक है, ऐसा है 400 पार के नारे को विपक्ष ने पकड़ लिया।
ठीक। अब पकड़ा कैसे, आप ये कहेंगे साहब पकड़ क्या लिया? अरे पकड़ इस तरीके से लिया कि लोगों के समझाया, लोगों विपक्ष नेताओं ने, यार ये तो सब इनके एमपी कह रहे हैं कि साहब पूरा संविधान बदल देंगे। ये और संविधान बदल, ठीक है, संविधान बदलने के बाद क्या होगा, आपका बहुत सारा अधिकार छीन लिया जाएगा। अब असल में क्या है, ये जिस प्रकार से हम 400 पार का नारा लेके लोगों को प्रभावित करने की 80 में से 80 पार का बात कर लेते हैं, ठीक वही स्थिति है कि विपक्ष थोड़ा देर से, लेकिन उसने रणनीति को पकड़ने में देर से लगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। और जी बताइए। और दूसरी बात यह है कि जब आप लोगों के बीच जाते हैं और अपनी बात विपक्ष ने जो रखी, तो लोगों ने इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप की वो था कि रिजर्वेशन को डैमेज कर देंगे। जो मुद्दा विपक्ष उठा रहा था कि हम मुसलमानों को वेस्ट बंगाल में आरक्षण मिलता और हाईकोर्ट ने हटा दिया, उसको जिस तरीके से उसको ट्विस्ट करके बीजेपी सामने लेके आई थी, ठीक इसके अपोजिशन जो इसको ट्विस्ट किया और कहा कि साहब जो है ये आरक्षण को खत्म कर देंगे आने वाले समय में, ये बाबा साहब के संविधान खत्म कर देंगे। असल में क्या है कि एक मतदाता वर्ग ऐसा है जो कि बाबा साहब के नाम पे बीएसपी का हार्डकोर वोटर है। वो बीएसपी के हाथी पे मतदान केवल इस नाम पे करता है कि वो हाथी जो है देखता है और मान के चलता है कि ये जो है जो बीएसपी के जो बाबा साहब वाला समर्थक वोटर आप कह सकते हैं उसको, या SC ST या जो बीएसपी का वोटर है खासतौर पे कोर वोटर, वो चूंकि पहले, क्योंकि बीएसपी का जो अनाउंसमेंट थे, कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट थे, वो काफी देर से हुए हैं, इसलिए उसके पास एक डेविएशन का मौका था। बहुत अच्छी बात है। और त्रिपाठी एक बात बड़ी अच्छी कही कि विपक्ष ने एक हमला कर दिया। सब अब मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा आप भी समझिए। जो पहली पिच चली बीजेपी की ओर से 400 में, वहां पर मंदिर 370 जैसे मुद्दे आए, लेकिन धीरे धीरे जैसा कि विजय दुबे कह रहे 400 को पकड़ लिया और संविधान को बदल देंगे, लोकतंत्र बचाओ। और जब ये बात की, इसका रिएक्शन जो है सत्ताधारी दल माने बीजेपी के नेताओं पर हुआ और वो भी अपनी बचाव की मुद्रा में आ गए। क्या ये सही है? और बचाव की मुद्रा में आए तो क्या कहने लगे, और अगर था या फिर इसके अलावा भी आप कोई मुद्दा मानते हैं? हाँ, अनम्यूट कर लीजिए थोड़ा सा त्रिपाठी जी। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए त्रिपाठी जी। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो वर्मा जी ये होती है कि सत्ता पक्ष में जो भी रहता है और लगातार सत्ता पक्ष पे काबिज रहता है, के साथ जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं जी। और जनता अगर इस तरह लेकर के जो 2014 और 2019 के परिणामों को आप देखें, तो उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा जो जनता का था वो था 15 लाख रुपए का, कि हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। अब उसको सत्ता ने आइडेंटिफाई करा पाया या नहीं करा पाया वो अलग का विषय था। बाद में लोगों ने कहा कि जुमला है, या हमने सिर्फ कहा था कि अगर वो पैसा वापस आ जाएगा तो मिलेगा। दूसरी चीज कि इन 10 वर्षों में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी बन के हुई, जिसे किसी विपक्ष की एक सिंगल पार्टी हरा नहीं पाती। कांग्रेस हो चाहे वो बसपा हो या सपा, पिछले 2 बार वो लड़के थे। एक मजबूत गठबंधन इन्होंने बनाया। थोड़ा देर हुई प्लानिंग में, चीजों को लेके आए। जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की बात रही, इन लोगों ने जो फ्री अनाज जो देना शुरू किया, लास्ट मोमेंट पे कांग्रेस ने, खड़गे साहब ने ऐलान किया कि वो 5 किलो देते हैं तो हम 10 किलो देंगे जी। उन्होंने कहा कि आप जो है हम ये किस जवानों की जो योजना है इसको अग्निवीर। तो देखिए, जो हमारा क्षेत्र देहात का क्षेत्र है, जहां से हमारे देश में जवान जाते हैं, वो नवयुवा 18 वर्ष से और 25-26 वर्ष की आयु के लड़के भोर में उठ करके और सेना की तैयारी करते हैं। जब इस योजना का क्रियान्वयन हुआ, उस समय भी इस योजना को भारी विरोध झेलना पड़ा। सरकार अग्निवीर योजना को उस तरह से लोगों के बीच में नहीं ले जा पाई जिस तरह उस योजना को उसने बनाया था। तो एक युवा वर्ग इससे नाराज हुआ। दूसरी चीज, जो इनकी योजनाएं बनी, जैसा कि मेरे साथियों ने भी बताया कि धरातल पर उसको ये उतार नहीं पाए।
रूप में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश में योगी जी से और केंद्र सरकार में मोदी जी से ही एक चेहरा बन के रहे। विपक्ष ने इसका भरपूर लाभ उठाया। क्षेत्र के इनके जो विधायक और सांसद थे, इन्होंने क्षेत्र की नब्ज नहीं पकड़ी। इसका कारण था कि जो इस बार का टिकट बंटवारा हुआ उसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र रहे जिसमें आप ब्रिजभूषण जी को ले सकते हैं, देवरिया के क्षेत्र के ले सकते हैं, सलेमपुर की टिकट ले सकते हैं, सुभाषपा की टिकट ले सकते हैं, गठबंधन की और बहुत सारी टिकटों को ले सकते हैं जो अंतिम दौर में जाके फाइनल हुई। उसमें बड़ा मंथन के बाद इनको टिकट दिया गया। मैं निश्चित रूप से खुले मन से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायक और सांसद ऐसे हैं जिनके नाम से अगर मोदी जी का चेहरा हटा दिया जाए, योगी जी का चेहरा हटा दिया जाए, तो व्यक्तिगत वो 2000 की भीड़ के लिए भी ठीक बात, मैंने आपने बहुत सही बात की। कमाल खान जी ये बताइए कि जब संविधान जो है बदलने की बात हो गई, ये भी हो गया लोकतंत्र, तो लगता है कि बीजेपी उस समय जो है बैकफुट पे चली गई और कहने लगी कि नहीं नहीं, हम बिल्कुल आरक्षण नहीं खत्म करेंगे, हम जान दे देंगे लेकिन आरक्षण नहीं खत्म करेंगे। लेकिन उसके साथ में वो हमलावर भी हुई, लेकिन कहती रही बार बार अन्य मुद्दे जैसे मंदिर का मुद्दा, 370 का मुद्दा, धर्म के नाम आरक्षण का मुद्दा, ये सब नहीं चला पाई और विपक्ष को इसका लाभ मिला कि जो उसने हमला बोला उसको जो है बचाव की मुद्रा में जो है बीजेपी आ गई। क्या कहेंगे कमल खान, या आपके हिसाब से क्या बड़ी बात रही इस इलेक्शन में? इस इलेक्शन में जो सबसे बड़ी बात रही जी, सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे और खोखले वादे, इनको इस तरीके पेश किया गया कि जनता ये जितने गलत वादे हैं उसको स्पष्ट समझ ले। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनता ने 10 वर्षों में बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ झेल लिया। तो इस चुनाव में तो कोई वादा ही नहीं किया गया। इस चुनाव में कहाँ कोई वादा किया गया जिसको आप बता रहे हैं झूठा वादा? कोई वादा किया गया क्या, बताइए? कोई वादा नहीं किया गया। मैं पीछे से आ रहा हूँ इनके उन वादों पे आ रहा हूँ जहां इन्होंने, देखिए ये सबसे ज्यादा बैकफुट पे वहां है जहां इन्होंने युवाओं को सपने दिखाए जी और एकाएक उन सपनों से इनको नजरअंदाज कर दिया। आज के युवा को क्या चाहिए आप बताइए? 5 किलो राशन वो कमा के भी खरीद सकता है, परिवार को खिला सकता है, मगर ये तब हो सकता है जब उसके पास एक नौकरी हो, पक्की नौकरी हो। तो युवा तो सबसे पहले आपको वोट इसीलिए करता है मोदी जी को कि आप आएंगे और हमें नौकरी मिलेगी, हम अपने घर परिवार को चलाएंगे, एक स्मूथ लाइफ को जी। लेकिन आपने आते के साथ 2 करोड़ नौकरियों का जो वादा था वो इनके ऊपर सबसे ज्यादा भारी पड़ा। ठीक बात है। वो युवा आज रोजगार को तरस है। आप किसी प्रदेश में ले लीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर से लेकर प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करता हूँ, आप खुद देखो नौकरियों की क्या हाल है। ठीक बात, मैं आपकी बात समझ गया। राम नरेश जी, मैं अब ये आखिरी में आप लोगों से एक एक सवाल पूछ रहा हूँ। बीजेपी के लिए इस चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही जिसके कारण आज इंडिया गठबंधन बिल्कुल अप करता हुआ दिखाई दे रहा है? बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के चेहरे नहीं बदले। बहुत बड़ी जो पिछले प्रत्याशी थे वो मैदान में आए नहीं, लोगों के बीच से संपर्क नहीं रहा, उनके अंदर एक अहंकार आ गया था कि हम मोदी के चेहरे पर इलेक्शन जीत लेंगे। तो क्या इसका आपने कोई, अच्छा इसका क्या आपने जनता में तो छोड़िए, क्या उनकी पार्टी में भी कोई असंतोष पाया आपने? और बिल्कुल, उनके जो पदाधिकारी थे, पदाधिकारियों का कहना था कि हमसे ही नहीं मिलते हैं। ठीक बात। और इसके अलावा जो मतलब जो इंटरनल एक विद्रोह होता है तो पार्टी के अंदर, चाहे वो झांसी सीट हो चाहे जालौन सीट हो, सभी को देखने को मिला। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। आप विजय दुबे जी मुझे तरह बताइए कि जो बहुत ही संक्षेप में 2017 में भी 2 लड़के लड़ने आए और 2024 में भी 2 लड़के लड़ रहे हैं, वही हैं दोनों। उसमें और इस बार के आपको चुनाव में क्या फर्क दिखाई दिया? देखिए, जो आप जिस चुनाव की पिछली बात कर रहे हैं वो विधानसभा का चुनाव था, उत्तर प्रदेश का चुनाव था। ठीक, ये लोकसभा के चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में जो लोगों की जो सोच होती है और जो विधानसभा में स्थानीय मुद्दे होते हैं, ये राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होता है आमतौर पे। जैसे कि एक बड़ी योजना है अग्निवीर की सेना में भर्ती की, तो ये फर्क तो चूंकि इंडिया गठबंधन का एक ब्लॉक लेट तक डेवलप हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने विपक्षी दलों को एक मंच पे लाकर खड़ा कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि भाई विपक्षी दल जब एक कुछ स्टेट्स में
नहीं भी बनी बात, इसमें भी कोई दवाई नहीं है, लेकिन अभी भी विपक्ष के नाम पे उनके प्रतिनिधि इनके आज की मीटिंग में शामिल हुए हैं। तो हम ये मान के चलना चाहिए, हमें ये मानना चाहिए कि जो विपक्षी दलों का गठबंधन है, फिलहाल जो खड़गे साहब कह रहे हैं कि वो मजबूती से अपने स्टैंड कर रहा है, हमारा आपसी तारतम्य बेहतर बना हुआ है कई दलों के साथ में। जैसे अगर आपकी भी बात कर लिया केजरीवाल की, तो जो सरकार ने लास्ट उम्र में किया वो टाइमिंग ऐसी थी जिससे ये लगता है जैसे कि उसको रोकना हो कि भाई आगे पार्टिसिपेट ना कर पाए। ठीक बात। जिस प्रकार से इंडिया का भारतीय कांग्रेस मैं आपकी बात समझ। त्रिपेश जी जनाब मुझे भी ये भी बताइए कि 2019 और 2024 के चुनाव में आपको बुनियादी फर्क क्या दिखाई दे रहा है, जबकि इस बार पूरा मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया है, क्या फर्क दिखा? बहुत ही बुनियादी बात बता दीजिए। देखिए 2019 का चुनाव जो था जी एक प्रत्याशा का चुनाव था। अच्छा। एक प्रत्याशा थी राम मंदिर बनने की, एक प्रत्याशा थी कुछ बेहतर और होगा, जी प्रत्याशा थी कि शायद रोजगार का सृजन होगा, जी प्रत्याशा थी कि महिलाओं के लिए सशक्तिकरण होगा। 2024 के चुनाव में एक कहावत ये आई कि जब भारतीय जनता पार्टी आई तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम वो सरकार बनाएंगे जो भ्रष्टाचार मुक्त होगी। इन पिछले 5 वर्षों में जो भाजपा में आने और जाने का सिलसिला रहा, बहुत अच्छी बात कही आपने, ठीक, आने और जाने का सिलसिला रहा और दामन भूल जाने का जो सिलसिला रहा वो उसका असर हो गया। ठीक बात। एक सवाल सभी का था कि आखिर वो जो दागदारी नेता हैं जिनके ऊपर दाग लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो कौन सा वॉशिंग पाउडर डाला जाता है कि उनके सारे दाग धुल जाते हैं और वो फिर निष्पक्ष हो जाते हैं। ठीक, एक बात। ठीक, कमल का आखिरी सवाल आपसे। सवाल केवल ये है कि आपको लगता है कि इस चुनाव में बीजेपी ने जो प्रयास किए और विपक्ष ने जो प्रयास किए तो उसमें फाइट बहुत अच्छी हो गई है और परिणाम कुछ भी आ सकते हैं? मैं आपके सवाल जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे आपने जो कहा वो सही कहा है। देखिए अभी आपने त्रिपाठी जैसे पूछा 2019 और 2024 का फर्क, ठीक बात, तो वो चीजें कहीं न कहीं यहाँ पे दर्शाती हैं। 2019 का जो चुनाव था वो युवाओं के लिए था, शिक्षा के लिए था, रोजगार के लिए था, किसानों के लिए था, लेकिन वो सारा सपना रहा। और आज उसके विपरीत अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने भारत न्याय जोड़ो यात्रा जो की उससे युवाओं को कर दिया, पंख दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जी इसका असर बहुत ज्यादा होगा और विपक्ष के रूप में इंडिया गठबंधन काफी ऊपर आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन दिया और निश्चित रूप से अब इस बीच में फिर हमें एक ब्रेकिंग न्यूज, 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग हुई है, यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग हुई है और लगातार हमारे पास आंकड़े भी आ रहे हैं। आप केवल लाइन में लगे लोग ही वोट डाल सकेंगे, माने जो लोग मतदान केंद्र में पहुंच गए लाइन में उनको वोट डालने के मिलेगा। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, माने 6 बज गए हैं, 4 जून को खुलेगा अब सभी की किस्मत का पिटारा। अब देखना है किसका परचम फहराता है। लोकसभा चुनाव का सियासी रण हुआ खत्म। लोकसभा चुनाव 2024 का जिसका आज फाइनल टच था, संपन्न हो गया है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज वोटिंग हुई है, जिसमें यूपी की 13 सीटें हैं और इन सीटों में भी वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान में हैं। अब केवल लाइन में लगे लोग ही जो है वोट डाल सकेंगे।